हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट के बारे में। लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट क्या होते हैं? लिंग्विस्टिक्स का मतलब होता है कि ये जो ह्यूमन लैंग्वेजेस होती हैं उनकी स्टडी होती है। तो लिंग्विस्टिक इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन लैंग्वेजेस। जो लिंग्विस्टिक होती हैं वो स्टडी ऑफ ह्यूमन लैंग्वेजेस होती हैं। फिर है सोशियो लिंग्विस्टिक्स क्या होता है? तो सोशियोलिंग्विस्टिक इज द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक दैट डील्स विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन लैंग्वेज एंड सोसाइटी। मतलब जो लैंग्वेज है और जो सोसाइटी है उसके बीच का रिलेशनशिप जो रहता है उसको बताती है सोशियोलिंग्विस्टिक्स। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और ये एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन 2 से 3 बार आया है। सोशियोलिंग्विस्टिक, तो सोशियोलिंग्विस्टिक जो रहता है रिलेशन बताता है लैंग्वेज और सोसाइटी के बीच में। फिर आते हैं लिंग्विस्ट्स में। लिंग्विस्ट्स कौन होते हैं? तो लिंग्विस्ट्स जो रहते हैं उसका मतलब होता है भाषाविद, जो लैंग्वेज की स्टडी करते हैं। लिंग्विस्ट्स आर ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एज। लिंग्विस्ट्स को तीन कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट है बिहेवियरिस्ट, सेकेंड नेटिविस्ट एंड थर्ड कंस्ट्रक्टिविस्ट। बिहेवियरिस्ट जो व्यवहारवाद पे फोकस करते हैं, मतलब बिहेव पे, हैबिट फॉर्मेशन पे फोकस करते हैं। नेटिविस्ट रहते हैं जो वो कॉग्निटिव अप्रोच पर फोकस करते हैं। नेटिविस्ट किस पर फोकस करते हैं? कॉग्निटिव अप्रोच पर फोकस करते हैं। फिर आता है आपका कंस्ट्रक्टिविस्ट। कंस्ट्रक्टिविस्ट ऐसा मानते हैं कि जो बच्चे रहते हैं अपने नॉलेज का कंस्ट्रक्शन खुद करते हैं। बिहेवियरिस्ट लाइक B.F. स्किनर डेवलप्ड स्ट्रक्चर और बिहेवियरल अप्रोच फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज। मतलब ये किस पर फोकस करते थे कि जितना ज़्यादा जो है बच्चे की हैबिट फॉर्मेशन कराई जाएगी, बच्चे के व्यवहार में दिखना चाहिए उसका जो मतलब जो कुछ भी उसने सीखा है अगर वो उसके व्यवहार में दिख रहा है, बिहेव पे दिख रहा है, तब उसकी लैंग्वेज लर्निंग होती है। और ज़्यादा से ज़्यादा हैबिट फॉर्मेशन, ड्रिल एंड प्रैक्टिस, ये सारी चीज़ें करानी चाहिए। वही बिहेवियरिज्म जो थ्योरी था उसको मानने वाले लोग ऐसा मानते थे। दे ट्रीट लैंग्वेज लर्निंग एज द प्रोसेस ऑफ हैबिट फॉर्मेशन रिजल्टिंग फ्रॉम इनपुट्स एंड पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। वो लैंग्वेज लर्निंग को हैबिट फॉर्मेशन मानते हैं, जैसे जो हमने इनपुट्स दिए हैं और जो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दिए हैं उसके थ्रू जो हैबिट फॉर्म हुई है तभी उनका लैंग्वेज लर्निंग हुआ है, ऐसा बिहेवियरिस्ट मानते थे। अकॉर्डिंग टू दैम लैंग्वेज लर्निंग इज़ द एबिलिटी टू कम्युनिकेट ओरली एंड ऑरली। ओरली मतलब स्पीकिंग से रिलेटेड और ऑरली मतलब लिसनिंग से रिलेटेड। उनके अकॉर्डिंग जो लैंग्वेज लर्निंग थी वो इसको मानते थे, अगर बच्चा एबल है कम्युनिकेट करने में, ओरली मतलब स्पीकिंग उसकी अच्छी हो, अगर वो बोल करके अपनी बात को दूसरे तक समझा पा रहा है, और ऑरली मतलब सुन करके दूसरे की बात को खुद समझ पा रहा है, तभी उसका लैंग्वेज लर्निंग हुआ है, ऐसा बिहेवियरिस्ट मानते थे। फिर आते हैं नेटिविस्ट पर। नेटिविस्ट लाइक नॉम चॉम्स्की डेवलप द कॉग्निटिव अप्रोच फॉर लर्निंग अ लैंग्वेज। कॉग्निटिव अप्रोच का मतलब होता है जो ब्रेन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे थिंकिंग हो गया, रिमेंबरिंग हो गया, जो चीज़ें भी हमारे दिमाग में चलती हैं वो कॉग्निटिव अप्रोच में आती हैं। नेटिविस्ट थे जो नॉम चॉम्स्की, उन्होंने कॉग्निटिव अप्रोच डेवलप किया था। द बेसिस ऑफ हिज थ्योरी इज दैट प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेजेस आर बायोलॉजिकली determined in the human mind and hence genetically transmitted। मतलब वो ऐसा मानते थे कि जो स्ट्रक्चर रहता है लैंग्वेज का वो बायोलॉजिकली मतलब जो रहता है ह्यूमन माइंड में रहता है, और वो हमारे जो मतलब फोर फादर्स होते हैं या जो हमारे पहले से पूर्वज जो रहते हैं उनके थ्रू हम लोग मतलब सीखते हैं, ऑटोमेटिकली उनको हमने एक्वायर किया है, ऐसा ये मानते हैं। और वही मतलब जो लैंग्वेज है वो जेनेटिकली ट्रांसमिटेड होती है। अकॉर्डिंग टू हिम ह्यूमन लैंग्वेज कैन नॉट बी स्क्रूटिनाइज्ड सिंपली इन द टर्म्स ऑफ ऑब्जर्वेबल एंड स्टिमुलाई एंड रिस्पॉन्सेस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा है। ही मेड डिस्टिंक्शन बिटवीन सिंटैक्स एंड सेमेंटिक्स। मतलब वो डिस्टिंक्शन यानी भेद बताते हैं सिंटैक्स यानी जो रूल्स होते हैं और सेमेंटिक्स यानी मीनिंग के बीच में।
The crux of Chomsky's theory is that we all are born with a language acquisition device. जो नॉम चॉम्स्की थे वो ऐसा मानते थे कि जो बच्चा रहता है वो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस LAD के मतलब जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है इसके साथ ही बर्थ लेता है और वो उसके दिमाग में फिक्स रहता है। नॉम चॉम्स्की, इन्होंने कहा है लैंग्वेज को एक्वायर किया जा सकता है इनेट कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन ब्रेन की वजह से। यह मानते हैं हमारे अंदर LAD होता है, यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जो है वो पहले से प्रेजेंट होता है और बच्चा 5 इयर्स तक के पीरियड में लैंग्वेज लर्निंग के लिए फास्टेस्ट एंड सेंसिटिव पीरियड है। मतलब जो बच्चे का 5 साल तक का पीरियड है वो लैंग्वेज लर्निंग के लिए फास्टेस्ट है और सेंसिटिव पीरियड है लैंग्वेज लर्निंग के लिए। नॉम चॉम्स्की ऐसा मानते थे कि जो हम लोग रहते हैं, जब हम लोग बर्थ लेते हैं ऑटोमेटिकली हमारे अंदर LAD फिक्स रहता है जो कि 5 साल तक की एज जो रहती है उस टाइम तक एक्टिव रहता है ज़्यादा, फिर धीरे धीरे वो कम होता जाता है और बाद में ख़त्म हो जाता है, ऐसा नॉम चॉम्स्की मानते थे। और जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है जब तक वो 5 ईयर तक की एज तक रहता है तब तक हम लैंग्वेज को ज़्यादा सीखते हैं और ये बहुत फास्टेस्ट और सेंसिटिव पीरियड है लैंग्वेज लर्निंग के लिए। फिर उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था यूनिवर्सल ग्रामर का। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछता है एग्जाम में कि यूनिवर्सल ग्रामर का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो इसको भी चॉम्स्की ने दिया था। चॉम्स्की ने इस पर भी जोर दिया है और कहा है कि सारी दुनिया की लैंग्वेज एक व्याकरण से बंधी है, उनके कुछ ना कुछ रूल्स कॉमन होते हैं और उनको एक्वायर करने की क्षमता जो होती है हमारे ब्रेन में होती है। इन्होंने जनरेटिव ग्रामर की भी बात की है। इन्होंने किसकी, और जनरेटिव ग्रामर जो है आपका, इसकी भी बात की और कहा है कि हमारा ब्रेन जो है वो रूल्स को जनरेट करने की क्षमता रखता है। इन्होंने जनरेटिव ग्रामर की बात की है और कहा है कि हमारा ब्रेन जो है रूल्स को जनरेट करने की क्षमता रखता है LAD की हेल्प से। अब आते हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट्स पर। कंस्ट्रक्टिविस्ट जो रहते हैं वो ऐसा मानते हैं कि बच्चा अपने नॉलेज का कंस्ट्रक्शन खुद कर सकता है, अपने एक्सपीरियंस से, अपनी लर्निंग से वो मतलब अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करता है। कंस्ट्रक्टिविज्म इज़ अ थ्योरी वेयर स्टूडेंट फॉर्म देयर ओन अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड थ्रू एक्सपीरियंसिंग थिंग्स एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन दोज एक्सपीरियंसेस। जीन पियाजे, लेव वाइगोट्स्की एंड जेरोम ब्रूनर आर एसोसिएटेड विद दिस थ्योरी। ये जो पिगेट है, वाइगोट्स्की है और ब्रूनर है, ये तीन इससे जुड़े हुए लोग हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म एंड पिगेट। Piaget stressed that knowledge is constructed, it does not originate in innate programming. According to Piaget, there are two aspects of knowledge, the figurative and operative. मतलब Piaget जो थे वो ऐसा मानते थे कि नॉलेज के कितने एस्पेक्ट्स हैं, 2 एस्पेक्ट्स हैं, एक फिगरेटिव है और एक ऑपरेटिव है। जो फिगरेटिव मतलब जो एस्पेक्ट है वो अप्लाई करता है हाउ डज़ इट अपीयर टू आवर सेंसेस, मतलब हमारे सेंसेस में ये कैसे अपीयर होती है। वाइल ऑपरेटिव मीन्स ब्रिंगिंग आउट क्वालिटेटिव चेंजेस थ्रू द मेंटल एक्टिविटी, मतलब जो हमारे अपने मेंटल एक्टिविटी के थ्रू उनमें क्वालिटेटिव चेंजेस लाना। पिगेट बिलीव्स दैट द ऑपरेटिव टू बी मोर इम्पॉर्टेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज। पिगेट ने फिगरेटिव और ऑपरेटिव में से ऑपरेटिव को ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना है लैंग्वेज लर्निंग के टेक्स्ट में। वाइगोट्स्की एंड कंस्ट्रक्टिविज्म। Vygotsky perceived social interaction to be the first step in the process of learning। इसमें आपको इतना याद रखने की ज़रूरत है कि जो वाइगोट्स्की थे उन्होंने जो सोशल इंटरेक्शन था, सोशल इंटरेक्शन इसको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना है लैंग्वेज के डेवलपमेंट में। सोशल इंटरेक्शन, इस टर्म को आप लोग बहुत अच्छे से कर लेंगे। जो सोशल इंटरेक्शन है वही वाइगोट्स्की के अकॉर्डिंग जो है लैंग्वेज लर्निंग में हेल्प करता है। स्कैफ फोल्डिंग का मतलब होता है लिटिल हेल्प, जो हम लोग थोड़ी सी हेल्प देते हैं बच्चे को। मान के चलो बच्चा लैंग्वेज लर्निंग कर रहा है, उसे कोई भी जो मोर नॉलेजेबल अदर है, मतलब या तो वो टीचर हो सकता है, पेरेंट्स हो सकता है, या कोई सोसाइटी का मेंबर हो सकता है, या कोई भी ऐसी चीज़ होती है जो बच्चे को सीखने में हेल्प करती है, उसको हिंट देती है, उसको क्लूज़ देती है जिससे कि वो आगे बढ़ता है।
तो जैसे मान के चलो बच्चे को लैंग्वेज लर्न कर रहा है, वो एक सेंटेंस बोलने की कोशिश कर रहा है, उसकी मदर ने उसकी थोड़ी सी हेल्प की, उसके बाद बच्चा समझ गया अच्छा मुझे आगे ऐसे करना है, फिर वो अपने खुद से उस सेंटेंस को बोलेगा, तो उस जगह पे स्कैप फोल्डिंग आएगा। स्कैप फोल्डिंग मतलब लिटिल हेल्प्स, जो हम लोग क्लूज और हिंट्स देते हैं, वो सारी चीज़ें स्कैप फोल्डिंग में आती हैं। तो स्कैप फोल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा वाइगॉट्स्काई मानते थे। और टीचर्स कैन प्रोवाइड scaffolding in different ways such as asking questions, प्रमोटिंग एंड प्रोबिंग डेमोन्स्ट्रेशन। मतलब टीचर्स भी क्या कर सकते हैं, बच्चे को स्कैफोल्डिंग यानी जो लिटिल हेल्प होती है वो अलग अलग वेज में दे सकते हैं। आस्किंग क्वेश्चंस, प्रमोटिंग एंड प्रोबिंग डेमोन्स्ट्रेशंस एट्सेट्रा, डेमोन्स्ट्रेशन दे करके, क्वेश्चंस पूछ करके। NCF 2005 more flexibility of teaching methods and promoting a more inclusive learning method। NCF 5 जो है 2005 जो है वो बोलता है कि जो टीचिंग मेथड्स है उसमें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आनी चाहिए। मतलब जैसे पुराने टीचिंग मेथड्स में क्या होता था, टीचर कोई एक ही टीचिंग मेथड ले करके पढ़ाता रहता था जो कि बोरिंग भी हो जाता था और सारी चीज़ों को पढ़ाना उस मेथड से पॉसिबल नहीं हो पाता था। सपोज़ लेक्चर मेथड, तो जो लेक्चर मेथड है उसी को टीचर कंटिन्यू करता जाता था, ये नहीं सोचता था कि मतलब जो टॉपिक है वो बच्चे को क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो NCF 2005 आया, उसने कहा कि जो टीचिंग मेथड्स है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आना चाहिए है एंड प्रमोटिंग अ मोर इंक्लूसिव लर्निंग मेथड। इंक्लूसिव लर्निंग होना चाहिए, मतलब सबको एक समान समझ करके मतलब सभी लोगों को मतलब इंक्लूड करना चाहिए लर्निंग में, उसके बाद लर्निंग होनी चाहिए। कटिंग डाउन द नंबर ऑफ टेक्स्ट बुक, नंबर जो था टेक्स्ट बुक का सिर्फ वही बढ़ा हुआ था, तो वो सब चीज़ कम होना चाहिए, क्वांटिटी की जगह क्वालिटी पर फोकस करना चाहिए। अलाउ स्टूडेंट्स टू कनेक्ट नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल, बच्चे की जो नॉलेज जो वो कुछ सीख रहा है वो ऐसी होनी चाहिए कि वो अपनी जो बाहर की लाइफ है उससे कनेक्ट कर पाए। जैसे कि अगर वो कोई भी चीज़ पढ़ रहा है तो उसके लिए वो क्या होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जिससे वो ना अपनी प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट कर पाए, जो मतलब वो आज तक बाहर की दुनिया में देखता रहा उससे कनेक्ट कर पाए, जिससे कि वो बेटर समझता है। इट रिगार्ड्स टीचर्स एज फैसिलिटेटर, टीचर को इसने फैसिलिटेटर कहा है। मतलब टीचर क्या करेगा, सिर्फ बच्चे की लर्निंग को फैसिलिटेट करेगा, बाकी लर्निंग बच्चा खुद से करेगा, टीचर सिर्फ हेल्प करेगा। अवॉइड कॉर्पोरल पनिशमेंट एंड टू क्रिएट फियरलेस लर्निंग, जो कॉर्पोरल पनिशमेंट है उसको अवॉइड करना चाहिए, बच्चे को किसी भी टाइप की कोई भी पनिशमेंट नहीं मिलेगी, ऐसा बोलता था। उसके बाद फिर गोल्स ऑफ एजुकेशन शुड बी प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग, क्रिटिकल स्किल्स, द एक्टिव एंड रिफ्लेक्टिव यूज ऑफ लैंग्वेज एंड सेल्फ रेगुलेशन स्किल्स। क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस, क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस was proposed by linguists एरिक लैनबर्ग in 1967। जो एरिक लैनबर्ग थे इन्होंने 1967 में इसको दिया गया था। इसमें ये कहा गया था कि जो लैंग्वेज है हम लोग उसको एक्वायर कर सकते हैं अपने मतलब प्यूबर्टी से पहले। प्यूबर्टी आने के बाद अगर आप लैंग्वेज को मतलब पढ़ रहे हो तो उसमें आप अच्छे से एक्वायर नहीं कर पाओगे। अगर प्यूबर्टी से पहले सीखते हैं सेकेंड लैंग्वेज तभी फ्लुएंसी आ सकती है। इसने सेकेंड लैंग्वेज के बारे में बात की थी और इसने ये कहा था कि अगर प्यूबर्टी के बाद हम लोग कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं तो फिर वो हमको सीखने में क्या होगा, प्रॉब्लम होगी। ठीक है, वो प्यूबर्टी के पहले ही हम सीख सकते हैं लैंग्वेज, ऐसा क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस में कहा गया था। मेंटल ब्लॉक्स क्या होते हैं? अ मेंटल ब्लॉक इज ईदर अ रिप्रेशन ऑफ पेनफुल थॉट्स और इनएबिलिटी टू कंटिन्यू अ ट्रेन ऑफ थॉट्स। मतलब मेंटल ब्लॉक का मतलब होता है जैसे हम लोग कोई चीज़ सोच रहे हैं उस जगह पे ना हम लोग एक जगह पे अटक जाते हैं जिसकी वजह से हम अपनी थिंकिंग को आगे नहीं बढ़ा पाते, तो उसी को बोलते हैं जो मेंटल है वो ब्लॉक हो चुका है। ठीक, मेंटल ब्लॉक कैन बी कॉज्ड बाय फिजिकल डिसेबिलिटीज़ और अ सिंपल लैक ऑफ फोकस। ये या तो मतलब कोई डिसेबिलिटी की वजह से भी हो सकता है या तो फिर
लैक ऑफ फोकस की वजह से भी हो सकता है। मेंटल ब्लॉक्स आर ऑफन used to describe a temporary inability to recall a name or other information। मतलब या तो ऐसा भी हो सकता है कि टेम्पररी इनेबिलिटी भी हो सकती है किसी का नाम याद करने में या कोई इन्फॉर्मेशन। जैसे बहुत बार क्या होता है, हम लोग को या पता रहता है कि किसी का नाम क्या है, पर्टिकुलर पर्सन या सिटी का क्या नाम है, लेकिन एट द मोमेंट हम उसको क्या कर रहे हैं, रिकॉल नहीं कर पाते हैं, तो उसको भी मेंटल ब्लॉक में ही काउंट किया गया है। ये एक इनएबिलिटी है। जैसे मान के चलो हम लोग सोचते सोचते कहीं पे अटक जाते हैं, उस थिंकिंग को आगे नहीं बढ़ा पाते, उसका मतलब होता है मेंटल ब्लॉक। मेटालिंग्विस्टिक्स एलिमेंट। Metalinguistic awareness refers to the ability to objectify language as a process as well as thing। Metalinguistic awareness का मतलब होता है कि मतलब जो एबिलिटी हमारी कि हम लैंग्वेज को मतलब अपनी खुद की लैंग्वेज, अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग जो होती है उसको कितना समझ पाते हैं। अपनी थिंकिंग के बारे में सोचना, थिंकिंग अबाउट वंस ओन थिंकिंग कम्स अंडर मेटालिंग्विस्टिक एलिमेंट्स। जैसे The concept of metalinguistic is helpful to explain the execution and transfer of linguistic knowledge across the linguists, help in understanding mapping principles between sound and meaning। जो मैपिंग प्रिंसिपल्स रहते हैं साउंड के बीच में और मीनिंग के बीच में, उसको समझने में हेल्प करता है। मेटालिंग्विस्टिक अवेयरनेस इज ऑल्सो नोन एज मेटालिंग्विस्टिक एबिलिटी। जो मेटालिंग्विस्टिक अवेयरनेस है जो हमारी, हम उसे मेटालिंग्विस्टिक एबिलिटी भी बोलते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे कि जो बच्चा रहता है 6 से 8 साल तक के बीच का, उसकी अगर जो मेटालिंग्विस्टिक अवेयरनेस है या एलिमेंट है, ये मतलब डेवलप हो चुका है, तो अगर उसको कोई चीज़, कोई भी ऐसी बात बोली जाएगी तो वो समझ जाएगा कि ये बात मुझे मतलब सही में लिटरली मीनिंग में मतलब बोली गई है या सरकाज़म किया गया है मेरे साथ। अब वो चीज़ों को मतलब बेटर समझ पाएगा। जैसे कि मान के चलो किसी बात को जैसे मेटाफोरिकली बोला गया है या लिटरली बोला गया है, तो बच्चा इस चीज़ को समझ पाएगा। तो ये होता है मेटालिंग्विस्टिक एलिमेंट्स। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।